आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 9 कर रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशन। और हम इसमें लाइन टू लाइन हम इसको समझते हुए चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव लर्न्ड अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स एज द कॉज ऑफ मोशन। हमने अभी तक चैप्टर 7 में मोशन के बारे में पढ़ा था और चैप्टर 8 में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमने मोशन के बारे में पढ़ा है एंड द फोर्स एज द काज ऑफ मोशन, और उस मोशन का जो काज है वो क्या है, अपने पास फोर्स होता है। तो अगर किसी भी चीज में मोशन आ रहा है तो मतलब वहां पे कोई फोर्स लग रहा होगा। तो वी हैव लर्न्ड दैट फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या बताया है कि जो फोर्स है, ठीक है, जो फोर्स है उसका क्या फंक्शन हो सकता है। उसके दो फंक्शन हो सकते हैं। क्या है, एक तो क्या हो, डायरेक्शन क्या कर दे, चेंज कर सकता है किसी भी बॉडी की, और दूसरा क्या, उसकी स्पीड में चेंज कर सकता है। स्पीड में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो ये दो जो इफेक्ट है वो फोर्स के यहाँ पे हमने देखे हैं, ये दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक अपना हो गया कि वी हैव लर्न्ड दैट द फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ। हमने यहाँ पे देखा है कि हम जानते हैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से तो वो क्या करेगा, नीचे अर्थ की तरफ मूव कर जाएगा। अर्थ की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बताया है, वी नो दैट all the planets go around the sun, all the planets go around the sun। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो सन है, ठीक है ना, इसके चारों ओर क्या अलग अलग जो प्लेनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ये प्लेनेट है, ये अपना कोई और ये सन है, तो सन के चारों ओर जो प्लेनेट है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद आगे बताया कि मून गोज अराउंड द अर्थ, और जो मून है, ये मान लो मून है, ठीक है, ये अर्थ लगाओ, और मून है वो अर्थ के चारों ओर क्या घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये मून हो गया अपना, ठीक है, मून हो गया, ये अर्थ हो गया। तो बोल रहा है कि इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो बोल रहा है कि यहाँ पे 3 केस हमने दिए हैं, 1, 2 और ये 3। तो यहाँ पे जो तीनों केसों में क्या हो रहा है, कोई ना कोई फोर्स एक्ट करेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स के दो इफेक्ट हो सकते हैं, या तो डायरेक्शन चेंज कर सकता है या उसके स्पीड चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में देखिए कि ये ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। अगर किसी हाइट पे ड्रॉप करते हैं तो मतलब यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे 0 है, ठीक है, और ये यहाँ से जब हम इसको हाइट से ड्रॉप करते हैं तो अपने आप ये नीचे की तरफ आता है। तो मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे कुछ हो गई वेलोसिटी, तभी ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि वहां पे बताया था कि फोर्स का इफेक्ट क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज करना। तो यहाँ पे 0 से कुछ वेलोसिटी हो रही है, तभी वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई फोर्स एक्ट करेगा बोल रहा है। इस केस में बोल रहा है कि ये सन है, ये प्लेनेट है, जो प्लेनेट है सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो मतलब रिवॉल्व कर रहा है, तो मतलब जो रिवोल्यूशन का जो ये पाथ है जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, तो इस ऑर्बिट के हर एक पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन है जो प्लेनेट की वो चेंज हो रही है। तो ये डायरेक्शन चेंज होना मतलब कहीं ना कहीं कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। पहले ही बताया कि जो फोर्स है वो दो इफेक्ट डाल सकता है, या तो उसकी क्या करे, स्पीड चेंज कर दे ऑब्जेक्ट की, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे। तो इस केस में डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मतलब यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। नंबर 3 केस में दे रखा है कि अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ ये मून रिवॉल्व कर रहा है। तो रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे भी इसके ऑर्बिट पे हर एक पाथ पे जो डायरेक्शन है मोशन की वो चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी कोई ना कोई फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मतलब कोई फोर्स एक्ट करेगा। तो इन तीनों केसेस में कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। द प्लेनेट्स एंड द मून, ये सारे जो 3 केस बताए इनके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, Isaac Newton could grasp that the same force is responsible for all these। तो इसाक न्यूटन ने क्या ग्रैप्स करा, उन्होंने क्या समझा कि ये जो
तीनों केसेस में है ना, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कोई ना कोई सेम टाइप का फोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा समझा, ठीक है। एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी फोर्स को उन्होंने क्या नाम दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दे दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द ग्रेविटेशन। तो इस चैप्टर में हम और क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, दैट इज यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल का मतलब होता है ऐसा लॉ जो हर जगह एप्लीकेबल हो, ठीक है ना, उसको यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। एंड वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। मतलब जो भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स अभी यहाँ पे बताया, तो इन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इस जो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी वजह से जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट्स में, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उस पर इफेक्ट आएगा, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो एक जगह से दूसरी जगह पे हम देखते हैं कभी, ठीक है ना, वेट वेरी कर जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ये वेट वेरी हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ये क्यों हो रहा है, तो ये भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एंड वी शैल ऑल्सो डिस्कस द कंडीशन फॉर द ऑब्जेक्ट टू फ्लोट। फ्लोट का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है किसी लिक्विड के ऊपर तैर रहा है, ठीक है, फ्लोट कर रहा है, तो ये फ्लोट की कंडीशन क्या है, ये डूब क्यों नहीं जाता ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फ्लोट कर रहा है, तो इसकी कंडीशंस क्या है, ये भी अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो आई थिंक आगे चलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग अपन करते हैं, दैट इज ग्रेविटेशन। वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ। हम ये जानते हैं कि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। एंड ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड, और जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, रीचेज ए सर्टेन हाइट, वो कुछ हाइट पे पहुंच जाता है, एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड, और उसके बाद वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो इट वाज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री, ऐसा कहा जाता है कि जब न्यूटन ट्री के नीचे बैठे हुए थे, एन एप्पल फॉल्स ऑन हिम, उन पर एक एप्पल गिरा। द फॉल ऑफ एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग। तो इस एप्पल के गिरने ने न्यूटन को सोचने पर मजबूर कर दिया। ही थॉट दैट, उन्होंने सोचा, इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, अगर अर्थ है वो किसी एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है, तो कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून, तो ये क्या मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यह भी बोला कि जो अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे मून है। तो ये मून को, जैसे यहाँ पे इन्होंने एप्पल को अट्रैक्ट करा अर्थ ने, तो ये मून को अर्थ अट्रैक्ट नहीं करेगी क्या, तो ऐसा इन्होंने सोचा। कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून, इज द फोर्स इन बोथ केसेस सेम। यहाँ पे जो दोनों केसेस में, एप्पल वाले में और ये मून वाले में, जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है, क्या वो सेम फोर्स होगा। ही कंजेक्चर्ड दैट, उन्होंने अनुमान लगाया, द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन द बोथ केसेस। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि भाई इन दोनों केसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सेम टाइप का फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। He argued that, उन्होंने तर्क दिया, that each point of its orbit, the moon falls toward the earth instead of going off in a straight line। तो उन्होंने ये तर्क दिया कि जो मून है, मून जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उस ऑर्बिट के हर एक पॉइंट पे जो मून है वो अर्थ की तरफ क्या हो रहा है, गिर रहा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय। तो ये मून है, स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा, ये इसके ऑर्बिट के हर एक पॉइंट पे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। तो इसका मतलब है कि ये जो अर्थ की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ। हम ये थोड़ी देख रहे हैं कि अर्थ हमारी तरफ आके गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। तो ये बोल रहा है कि ऐसा रियली में तो नहीं हो रहा। तो इसको समझाने के लिए उन्होंने ये एक्टिविटी का सहारा लिया, दैट इज एक्टिविटी 9.1। ये जो एक्टिविटी पहले भी समझाई हुई है चैप्टर मोशन वाले में, दैट इज लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ अ मून
बाय रिकॉलिंग एक्टिविटी 7। तो इस मून के मोशन को उन्होंने क्या किया कि समझाने के लिए एक्टिविटी 7.11 में जो दी हुई थी वो यहाँ पे दोबारा से डिस्कस किया एक्टिविटी 9.1 के नाम से। तो इसमें क्या किया, तो इन्होंने क्या कि टेक ए पीस ऑफ थ्रेड, एक थ्रेड लीजिए, टाई ए स्मॉल स्टोन एट वन एंड, और एक एंड पे एक स्टोन को आपने बांध देना है। होल्ड द अदर एंड एंड थ्रेड, दूसरे जो एंड है थ्रेड का उसको होल्ड करके रखिए, एंड विल इट अराउंड, और उसको चारों ओर घुमाइए, एज ऑन इन द फिगर 9.1, जैसा कि यहाँ पे दिखाया। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे। नोट द मोशन ऑफ द स्टोन, स्टोन के मोशन को आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद रिलीज द थ्रेड, और किसी पॉइंट पे इसको छोड़ दीजिए। अगेन नोट डाउन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्टोन, अब स्टोन की डायरेक्शन ऑफ मोशन को जब आप छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तब भी आप नोट कीजिए। तो देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलते हैं, यहाँ पे अपने पास दिए हुए। तो बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड, जब हमने थ्रेड को छोड़ा नहीं था, जैसे इसको वन एंड से पकड़ के इसको घुमा रहे थे, तो क्या हुआ, द स्टोन मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, जो ये स्टोन है ये सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, विद अ सर्टेन स्पीड, किसी पर्टिकुलर स्पीड के साथ ये मूव हो रहा है सर्कुलर पाथ में। द चेंज डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, और इस पाथ में हर एक जगह क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर एक जगह में डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि अगर कहीं पे डायरेक्शन चेंज हो गई, स्पीड चेंज होगा, दैट देयर विल बी एन एक्सेलरेशन। तो द चेंज इन द डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, अगर कहीं पे वेलोसिटी में अगर कहीं पे चेंज आ रहा है, ठीक है ना, तो मतलब वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। एंड द फोर्स दैट कॉजेस दिस एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन किसी फोर्स की वजह से होगा। तो ये फोर्स किसकी वजह से होगा, ये बोल रहा है कि इसके लिए कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड द कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, और वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए। एंड ये जो फोर्स है वो किस तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है। एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसी फोर्स को उन्होंने सेंट्रीपिटल फोर्स नाम दिया। सेंट्रीपिटल फोर्स मींस द सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंटर सीकिंग मतलब जो सेंटर की तरफ लग रहा हो। अब ये तो यहाँ पे दिखाया। उसके बाद है इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, अगर इस फोर्स को हटा देंगे, दैट इज हम उस स्टोन को रिलीज कर देंगे एक एंड से, तो द स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो एक एंड से अगर हमने थ्रेड को छोड़ दिया तो वो क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में स्टोन मूव कर जाएगा। एंड दिस स्ट्रेट लाइन विल बी द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, और ये जो स्ट्रेट लाइन किस तरफ जाएगा उसको इंडिकेट कर रहा है कि वो टेंजेंट की तरफ जाएगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे कहीं पे भी रिलीज कर देंगे तो उसके टेंजेंट की तरफ जाएगा, टेंजेंट की तरफ जाएगा। जैसे ये यहाँ पे मान लो यहाँ पे रिलीज किया, इस साइड में मोशन हो रहा था, तो इस साइड में कहीं पे टेंजेंट की तरफ रिलीज हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने कहीं पे छोड़ा तो यहाँ पे जो टेंजेंट आएगा तो इस तरफ कहीं पे स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। ये बात यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर दोनों केसेस ले लिए, अगर आपने थ्रेड को रिलीज नहीं किया और थ्रेड को रिलीज कर दिया, तो दोनों ही केसेस में आपने बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट के बारे में बताया, टेंजेंट आप सभी को मालूम होगा। एंड द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये बोल रहे हैं कि जो मोशन है मून का अर्थ के चारों तरफ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यही केस यहाँ पे वो अप्लाई कर रहे हैं कि ये तो अपना जैसे अर्थ हो गया यहाँ पे, और ये अपना मून हो गया। तो ये बोल रहा है कि जो मोशन ऑफ द मून है ना, मून का मोशन है अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है। एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे आएगा, जैसे वहां पे तो हमने होल्ड कर रखा था, एक थ्रेड थी, पर यहाँ पे तो कोई ऐसे थ्रेड नहीं है, फिर भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से ये इसके तरफ रिवॉल्व हो रहा है, चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है। तो मतलब उस थ्रेड की वजह से रिवॉल्व हो रहा था वहां पे तो, और यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे भी एक फोर्स उन्होंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे उस थ्रेड की जगह क्या है, एक फोर्स है, वो जो अर्थ अप्लाई कर रही है, किस पे, मून पे अर्थ अप्लाई कर रही है, एंड उसकी वजह से ये इसके चारों ओर
मून है अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, सेम एज दैट इन केस ऑफ द स्टोन एंड द थ्रेड। तो यही यहाँ पे बताया है कि इफ देर इज नो सच फोर्स, अगर यहाँ पे ऐसा फोर्स नहीं होता तो मून वुड परस्यू यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, तो मून क्या करता, सीधा चला जाता। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात देखनी है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वो किसके द्वारा प्रोवाइड हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। अर्थ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, उसी को यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इट इज सीन दैट द फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। अभी हमने देखा कि जो एप्पल है वो गिर रहा है, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एंड डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ, तो हम क्या उल्टा सोच सकते हैं कि जो एप्पल है वो अर्थ को अट्रैक्ट करता है क्या, क्योंकि हमने ये तो देखा कि एप्पल को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, तो एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है। इफ शो, यदि ऐसा है, वी डोंट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड एन एप्पल, तो हम तो ऐसा तो नहीं देख पा रहे कि अर्थ एप्पल की तरफ जा रही है। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों, उन्होंने बोला है ऐसा क्यों, तो इसको समझिए अच्छे से कि क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हमने पढ़ा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। तो यहाँ पे जो एप्पल है वो भी क्या करेगा, वो भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। ये एप्पल और ये मान लो अर्थ है, तो जिस फोर्स से एप्पल अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है, उतना ही फोर्स इस एप्पल पे लग रहा है, उतना ही फोर्स इस अर्थ पे लग रहा है। ठीक है, उतना ही फोर्स इस अर्थ पे लग रहा है। क्यों, क्योंकि कौन अट्रैक्ट कर रहा है, ये एप्पल इसको अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा फॉर ए गिवन फोर्स हमें मालूम है, फॉर ए गिवन फोर्स मास क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मास फिक्स कर लें, ये बोल रहा है कि ना फोर्स हम फॉर ए गिवन फोर्स, तो ये फोर्स हमने फिक्स कर लिया। फॉर ए गिवन फोर्स जो मास होगा, जो एक्सेलरेशन होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से जैसे हमने एफ तो अपना कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे हमने एफ मान लिया कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया एक्सेलरेशन, और ये मास को यहाँ पे ले आए नीचे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मास के। तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि फॉर ए गिवन मास, फॉर ए गिवन फोर्स द एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। This means the mass of an apple is negligible small as compared to that of the earth. तो जो एप्पल का मास है, ठीक है, वो बहुत क्या है, कम होता है, बहुत कम होता है। तो एक्सेलरेशन उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, इसीलिए तो वो अपने को मूविंग दिखाई दे रहा है। बट अगर हम सेम ही केस को अप्लाई करें अर्थ के लिए, तो अर्थ का मास बहुत ही ज्यादा होता है, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो इसी सेम आर्गुमेंट को हमने अर्थ के लिए क्या कर सकते हैं कि अर्थ के लिए यूज कर सकते हैं। सो वी डोंट सी द, देखें, अर्थ मूविंग टुवर्ड द अर्थ। इसी वजह से हम क्या नहीं देख पाते कि क्योंकि अर्थ का मास बहुत हैवी होता है, तो हैवी होने के कारण ज्यादा होता है, हैवी होने के कारण ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अर्थ में वो बहुत कम होगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि जो अर्थ है वो एप्पल की तरफ अट्रैक्ट मूव करती हुई दिखाई नहीं देती, अट्रैक्शन तो होता है ना। एक्सटेंड द सेम आर्गुमेंट फॉर व्हाई द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड द मून। इसी आर्गुमेंट को हम सेम एक्सटेंड मतलब अप्लाई कर सकते हैं किस केस में, मून और अर्थ के केस में अप्लाई कर सकते हैं। मून और अर्थ के केस में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये अर्थ हो गया अपना, तो अर्थ और मून के केस में भी यही आर्गुमेंट अप्लाई कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन हम, ये जो मून है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ की तरफ क्यों, ये अर्थ मून की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मून का जो मास है वो कम होता है, तो इसलिए इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें समझाइए। तो इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। सभी जो प्लैनेट्स हैं वो किसके अराउंड घूम रहे हैं, सन के अराउंड घूम रहे हैं। बाय आर्गुइंग द सेम वे
we can say that there exists a force between the sun and the planet. इसी आर्गुमेंट को हम अप्लाई वहां पे भी कर सकते हैं कि जो सन और प्लेनेट के केस में भी, कि वहां पे भी उनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. From the above fact, Newton concludes that not only does the earth attract an apple and the moon, but also objects in the universe attract each other. तो यहां से न्यूटन ने एक पूरा यूनिवर्सल कंसेप्ट दे दिया कि यहाँ पे एप्पल जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है और या मून जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, इतना ही नहीं है, जो सारे ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिटवीन ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या नाम दे दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दे दिया. तो यहां से हमें समझ में आ गया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज होती है, हर ऑब्जेक्ट, इस इमेज में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई करता है, या दोनों के बीच में हम कह सकते हैं कि एक फोर्स होता है जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और उसी को हमने क्या नाम दे दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दे दिया. अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, इसको बताने के लिए अपने पास एक लॉ हो गया है, लॉ दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इससे हम जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, कितना फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो हम यहां से हम निकाल सकते हैं. तो ऐसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है. तो यूनिवर्सल लॉ मतलब ऐसा लॉ जो हर जगह एप्लीकेबल होगा, यूनिवर्सल लॉ कहलाएगा. या तो अंतरिक्ष में भी हो सकता है या कहीं भी हो सकता है, तो हर जगह इसका लॉ का एप्लीकेशन हर जगह पॉसिबल है. तो देख चलते हैं क्या बताया गया है. तो हम नेक्स्ट टॉपिक अपना universal law of gravitation. So every point in the universe attract each other objects with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. अगर डेफिनेशन के तौर पे लिखना हो तो इसको यहां से कंप्लीट करेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, कि जो भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, एक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं. देयर इज अ फोर्स विद अ फोर्स व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू. अब उसकी वैल्यू कितनी है, तो जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो बताया है कि जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. मतलब जो भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे, मान लो एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, तो इनका जो मासेस है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी दूरी होगी उस दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. एंड द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनकी डायरेक्शन जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये मतलब ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है ना, उसी तरफ होगा. तो ये डायरेक्शन भी आ गई फोर्स की, कि ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है. ठीक है, तो यहाँ पे इसी को ये अपने लो पूरा निकाल के बताया कि F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. तो ये कैसे आया अपने पास, ये यहाँ पे इसका डेरिवेशन दिया हुआ है कि let two objects A and B of mass m and m lies at a distance d from each other as shown in the figure 9.2. तो ये 9.2 फिगर है. यहाँ पे एक बॉडी है A जिसका मास है इन्होंने मान लिया है कैपिटल M, और एक स्मॉल बॉडी B इसका मान स्मॉल m इन्होंने मान लिया है. और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर लेनी है यहाँ पे. ठीक है, तो सेंटर डिस्टेंस कितनी है, d है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सेंटर से लेनी है. लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज F. तो मान लिया कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, F है. अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अभी हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की यहाँ पे, कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल के इसके प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो F की वैल्यू होगी, ठीक है ना, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. तो जो फोर्स जो होगा अपने पास F, ठीक है ना, वो क्या होगा, M और कैपिटल M और स्मॉल m के
प्रोडक्ट प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड हमने देखा था कि एंड द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और दूसरी चीज क्या है, ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स होगा वो क्या होगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर होगा। उस डिस्टेंस के क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो फोर्स होगा वो। तो यहाँ पे दो केसेस आ गए, इक्वेशन 9.1 और 9.2। तो दोनों को 9.1 और 9.2 को जब हम कंबाइन करेंगे तो F अपने पास जो आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा m1 इंटू m2, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डी स्क्वायर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों को कंबाइन करके तो ऐसे लिख दिया इन्होंने। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हम लगाते हैं, इसको उन्होंने मान लिया ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है g, और इसको m1 इंटू m स्मॉल m एंड कैपिटल अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ पे इन्होंने एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया, वेयर g इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसको क्या नाम दे दिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये ग्रेविटेशनल जो भी कांस्टेंट हम यहाँ पे रिलेशन में लेके आते हैं, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो निकाली जाती है एक्सपेरिमेंटली। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू जो निकाली वो आगे दी हुई होगी। तो यहाँ पे देखिए बाई मल्टीप्लाइंग क्रॉस वाइज इक्वेशन गिव, तो यहाँ पे क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर दिया f इंटू डी स्क्वायर और जी एम अपॉन एम, तो यहाँ पे क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर दिया। तो और यहाँ से g की वैल्यू निकाली, g इज इक्वल टू f डी स्क्वायर m कैपिटल M इंटू m स्मॉल m एंड द SI यूनिट ऑफ g, यहाँ पे g जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी SI यूनिट हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, d की जो होती है मीटर होती है, मास की केजी होती है। तो यहाँ पे आराम से इसकी हम जो यूनिट्स हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। f की मास जो f की है वो न्यूटन हो गया, d डिस्टेंस होती है दैट इज मीटर स्क्वायर, और केजी -2। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ g वाज फाउंड बाय हेनरी कैवेंडिश। तो ये g की वैल्यू किसने फाइंड आउट करी, तो ये पूछ भी सकते हैं 1 नंबर में 2 नंबर में कहीं भी। तो बाय द सेंसिटिव बैलेंस एंड एक्सेप्टेड द वैल्यू ऑफ g एज 6.6, ये अपने को वैल्यू याद करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये अपने पास इसकी g की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। वी नो दैट देयर एग्जिस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने देखा है कि हर ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये बोल रहे हैं कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग क्लोज बाय। ये बोल रहा है कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड जो है, जो तुम्हारे पास में बैठा हुआ है, उन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करो एंड कंक्लूड हाउ डू यू नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स, और ये भी बताओ कि तो आप लोग इसको एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो कैलकुलेट करने की कोशिश करना, क्योंकि वेट है। तो ये अपने पास है more to know about। यहाँ पे देखते हैं, this lies universal in the sense that it is applicable to all bodies, whether the bodies are big, small, whether they are celestial or terrestrial body। तो मतलब ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ है, तो इसको कहीं भी एप्लीकेबल हो सकता है। उसके बाद है इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो फोर्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है कि जो फोर्स है, ठीक है ना, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली है, स्क्वायर के इनवर्सली है। तो एक तो स्क्वायर है और एक इनवर्स है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोल सकते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। saying that f is inversely proportional to the square of the d means, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम d की वैल्यू को कम या ज्यादा करते हैं तो उसके स्क्वायर के रिस्पेक्ट में f की वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल d की वैल्यू हमने 6 टाइम क्या कर दिया, हमने ये बोल रहे हैं कि इंक्रीज कर दो, है ना, d गेट बिगर देन
बाई फैक्टर ऑफ 6 टाइम बिगर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए तो f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा अपने पास, क्योंकि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर ना, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर मतलब d का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का 36। तो f जो है अपना वो 1/6 टाइम्स क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। यही बात यहाँ पे इन्होंने बताई है। तो इसको हम इनवर्स लॉ के रूप में भी कह सकते हैं। चलो अब है एग्जाम्पल क्वेश्चंस अपने पास, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल 9.1 The mass of the earth is 6 into 10 raised power 24 kg and that of the moon is 7.4 into 10 raised power 22 kg. If the distance between the earth and the moon is 3.84 10 raised power 5 kilometer and calculate the force exerted by the earth on the moon. ठीक है, तो एक बात तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, ये चाहे फोर्स अर्थ का मून पे पूछे या मून का अर्थ पे पूछे, वैल्यू क्या रहेगी, वो ही रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी दोनों, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून पूछ रखा है, अगर मून ऑन द अर्थ पूछे तो भी जो वैल्यू होगी वो सेम ही रहेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ कह सकते हैं कि एक्शन डायरेक्शन और इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स तो सिंपल है काफी। द मास ऑफ द अर्थ m हमें दिया हुआ है, तो 6 into 10 raised power 24 kg and the mass of the moon 7.4 into 10 raised power 24 kg and the distance between the earth and the moon। तो हमें ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस वो हमें किस में लेनी है, मीटर्स में लेनी है, ठीक है ना, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करनी है, क्योंकि जी की वैल्यू अपने क्या होती है, मीटर स्क्वायर में होती है, तो अपने को डिस्टेंस किस में लेनी होती है, मीटर में। तो 10⁵ था, किलोमीटर को मीटर में चेंज करा, 3 zeros और ऐड कर दिया तो 10⁸8 होगी। यहाँ पे अपने पास 3 डी की जो वैल्यू होगी 3.84 into 10⁸8 मीटर होगी अपने पास। तो जी की वैल्यू हमें मालूम ही है, ये तो 6.7 न्यूमेरिकल पर्पस के लिए लेते हैं और 10⁻⁻11, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको सिंपल आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है तो हो जाएगा। तो एफ अपने को बस सिर्फ यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है कि मास है जो केजी में है और जो डिस्टेंस है वो हमको मीटर में ही लेना है। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो हमने मीटर में ही कैलकुलेट करी है, ठीक है ना, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी सभी वैल्यू आपको गिवन है, 6.7 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, क्योंकि जी की वैल्यू हो गया ये मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून एंड ये डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर हो गया, तो इनको कैलकुलेट करेंगे 2.02 10⁻20 न्यूटन। तो thus the force exerted by the earth on the moon is this न्यूटन, तो इतना फोर्स आ गया। अगर हम उल्टा पूछे, उल्टा बोले कि मून अर्थ पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो the value will be the same, ठीक है। ये क्वेश्चन है आसान से, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसा है, तो पूरा हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करा है, तो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट करा, तो पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एंड राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस। तो हम इसको भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, इसके अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द, ओनली हमें फार्मूला फाइंड आउट करना है बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वो हमारे पास फॉर्मूला सेम है, F = gm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना। m मतलब अर्थ का जो मास है, m ऑब्जेक्ट का मास है अपॉन r स्क्वायर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है d स्क्वायर जो भी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच में अर्थ है, ये इसका सरफेस है यहाँ पे, तो ये सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से सेंटर से लेंगे, सरफेस से नहीं लेंगे, ध्यान रखना। ये जो डिस्टेंस है तो यहाँ से यहाँ तक जो अपने है ये डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो ये वाली अपने पास क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, और उसका स्क्वायर कर देंगे, ओके। तो ये होंगे अपने पास। उसके बाद है इंपोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इंपोर्टेंस कहाँ पे है, कहाँ पे इसको यूज करते हैं। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन द सेवरल फिनोमेना व्हिच वर बिलीव्ड टू बी अनकनेक्टेड। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हम बहुत सारे जगह ऐसी घटनाओं में यूज करते हैं जहां पर उनको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल था। तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है, दैट इज द फर्स्ट है द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, कि हम अर्थ पे खड़े हो रखे हैं, है ना, तो हम अर्थ से बंधे हुए, ऐसा क्यों, ठीक है ना, हम गिर क्यों नहीं रहे, खड़े क्यों हैं सीधे सीधे, है ना।
तो हम ऊपर क्यों नहीं उछल सकते, ठीक है ना। तो जैसे हर ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आता, ऊपर की तरफ क्यों नहीं आता। तो ये एक्सप्लेनेशन है, ये हम ग्रेविटेशन से हम कर सकते हैं इसको। द फोर्स दैट बाइंड्स द अर्थ टू द अर्थ, ठीक है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये अभी देखा हमने कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रोटेट हो रहा है, ऐसा क्यों, वो कहीं दूर क्यों नहीं चला जाता, स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं चला जाता। तो इसको भी हमने इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। द मून ऑफ द प्लैनेट्स, सेम हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं ग्रेविटेशन का प्लैनेट्स एंड सन के केस में भी। एंड टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, और जो टाइड्स जो आते हैं, ठीक है ना, सी में जो टाइड्स आते हैं उसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन इसके द्वारा हम कर सकते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो ये यहाँ तक अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंप्लीट हो गया। ओके, आगे नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो करेंगे हम फ्री फॉल।